हमारी ये क्रीम लगाइए, हफ्ते भर में गोरे हो जाएंगे। इस गोली को खाइए, 3 हफ्ते में मोटापा दूर हो जाएगा। और हमारे बचपन से ही अखबारों में आने वाला वो इश्तिहार जिसमें एक आदमी की 2 तस्वीरें होती हैं, एक में उसके सिर पर बाल नहीं होते, दूसरे में सिर पूरी तरह बालों से भरा होता है और हमें लगता है ये वाली दवाई वापस से बाल उगा देती है। ऐसे कितने ही इश्तिहार हम इंटरनेट, टीवी, अखबार में आए दिन देखते रहते हैं। इसमें ऐसे दावे होते हैं जो असंभव से लगते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन विज्ञापनों की क्रेडिबिलिटी, माने विश्वसनीयता कितनी है? अगर आप इन पर पैसे खर्च कर चुके हैं फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? क्या कोई ऐसा कानून है जो ऐसे फर्जी विज्ञापनों पर लगाम लगाता है? इन सबका जवाब है भारतीय संविधान का ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो आसान भाषा में आज हम जानेंगे क्या है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, इस एक्ट के तहत कितने फर्जी विज्ञापनों पर केस हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन देने के मामले में क्या टिप्पणी की है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं जटिल मुद्दों को सरलता से समझाने वाला हमारा प्रोग्राम आसान भाषा में। हम आज इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल पतंजलि आयुर्वेद से जुड़े एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी है। ऐसे विज्ञापनों से पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। 2 साल से आप इंतजार कर रहे हैं कि ड्रग्स एक्ट कब इसे प्रतिबंधित करेगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को तत्काल कुछ कार्रवाई करनी होगी। 27 फरवरी 2024 को देश की सर्वोच्च अदालत ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों को लेकर पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पतंजलि के स्वास्थ्य संबंधित विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। माने कंपनी आगे कभी इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने आदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर दिया है। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस ए अमानुल्लाह की बेंच ने रामदेव की कंपनी पर पहले के आदेशों का पालन न करने की आलोचना भी की। बेंच ने कहा, कोर्ट ने कंपनी को भी निर्देश दिया है कि वो भ्रामक जानकारी देने वाली अपनी दवाओं के सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। फटकार के बाद पतंजलि की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट विपिन सांघी ने आश्वासन दिया कि कंपनी भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित करेगी कि प्रेस में कैजुअल बयान ना दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए पतंजलि को 3 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कंपनी को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 का हवाला दिया और पतंजलि के बीमारियों के इलाज के लिए बनाए गए उत्पादों के विज्ञापन पर भी रोक लगा दी। अब यहाँ जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का जिक्र आया है उसके बारे में भी जान लेते हैं। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 भारत की संसद से पास एक कानून है जो भारत में दवाओं के विज्ञापनों को नियंत्रित करता है। ये जादुई गुणों का दावा करने वाली दवाओं और उपचारों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है। अगर कोई संस्थान नियम नहीं मानता तो ये एक संज्ञेय अपराध मानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी इस केस से जुड़े मामलों में पुलिस स्टेशन का प्रभारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी जांच कर सकता है। साथ ही बिना वारंट के गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये एक्ट किसी भी तरह की मैजिक रेमेडी यानी जादू इलाज जैसे किसी ताबीज या मंत्र को मैजिक रेमेडी मानता है। ये ऐसी चीजें जिनके बारे में दावा किया जाता है कि इसमें इंसानों या जानवरों की बीमारी को ठीक करने की चमत्कारी शक्ति है। इसमें चीजों के अलावा ऐसे उपकरण भी शामिल हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि उनमें इंसानों या जानवरों के किसी अंग को प्रभावित करने की शक्ति होती है। एक्ट के सेक्शन 3 के मुताबिक ये कानून कुछ चीजों के लिए दवाओं और इलाज के प्रचार पर प्रतिबंध लगाता है। इस कानून के तहत महिलाओं में अबॉर्शन को बढ़ावा देने या गर्भधारण को रोकना, सेक्सुअल क्षमता को सुधारना या बनाए रखना, महिलाओं में पीरियड से संबंधित समस्याओं का समाधान और इस एक्ट में मेंशन की हुई बीमारियों में से किसी का भी इलाज, निदान या उसकी रोकथाम करने को अपराध माना गया है। कुल 50 से अधिक बीमारियों को एक्ट में मेंशन किया गया है। मगर इस कानून में कुछ अपवाद भी हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। कोई ऐसी बीमारी, डिसऑर्डर या मेडिकल कंडीशन जिसके लिए कोई निश्चित इलाज ना हो, ऐसी बीमारियों को इस कानून के तहत छूट है। जैसे कि पेट में दर्द या सर दर्द एक आम समस्या है। इसके लिए बाजार में मौजूद दवाइयों को लेकर अगर कुछ अतिशयोक्ति भरा प्रचार भी होता है तो इन्हें इस दायरे से बाहर रखा जाता है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत गठित किए गए टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से सलाह के बाद इस कानून से छूट मिल सकती है और केंद्र सरकार अगर जरूरी समझे तो कुछ लोगों को कानून से छूट दे सकती है। इसमें ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें केंद्र सरकार के अनुसार आयुर्वेदिक या यूनानी दवाओं के बारे में प्रैक्टिकल अनुभव है।
अब आते हैं एक्ट के सेक्शन 4 पर। सेक्शन 4 कहता है कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी विज्ञापन के प्रकाशन में शामिल नहीं होगा जिसमें किसी दवा के बारे में गलत या भ्रामक जानकारी दी जा रही है। इसके बाद आता है इस एक्ट का सेक्शन 5। सेक्शन 5 इसी एक्ट के सेक्शन 3 में मौजूद प्रावधानों का क्या असर होगा इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 5 कहता है कोई व्यक्ति जो इलाज के चमत्कारी तरीकों का दावा करता है वो ऐसे किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं चला सकता जिसमें सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से किसी चमत्कारी इलाज की वकालत की गई हो। तो हमने एक्ट को समझा, उसके अपवाद भी जाने, पर अब जब एक्ट में अपराध के बारे में बताया गया है तो इसकी सजा भी होगी, वो भी जान लेते हैं। और ये सजा कहाँ लिखी हुई है? इसी एक्ट के सेक्शन 7 में। अगर पहली बार आरोप साबित होते हैं तो 6 महीने की जेल या जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। अगर इसके बाद फिर से दोषी पाए जाते हैं तो 1 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकते हैं। पतंजलि केस के अलावा इसी कानून से जुड़े एक और केस के बारे में जानते हैं। 25 जुलाई 2023 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी। इसमें चेन्नई की एक अदालत ने हिमाचल प्रदेश के एक दवा मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेलर को दोषी करार दिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने आपत्तिजनक प्रचार वाले रैपर लगाकर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेची हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स माने गर्भ निरोधक गोलियां। इस बारे में सबसे पहले तमिलनाडु के स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में शिकायत की गई। शिकायत में था कि कोडम्बक्कम का एक फार्मेसी स्टोर एक टैबलेट का गलत प्रचार कर रहा है। स्टोर ये दावा कर रहा है कि बर्थ कंट्रोल में फेल होने पर 3 दिनों के भीतर उनकी टैबलेट लेने पर अनचाही प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। इस शिकायत के आधार पर कोडम्बक्कम के ड्रग इंस्पेक्टर ने फार्मेसी की छानबीन की। छानबीन में ड्रग इंस्पेक्टर को एक कार्टन में रखी वो टैबलेट और कुछ लीफलेट्स मिले। इन लीफलेट्स पर छपे इश्तिहार पर लिखा था Postpone 72 needs to be taken as soon as possible but not later than 72 hours after unprotected sex. The earlier you take it, the more effective it will be. Please refer to the enclosed leaflet for more information. यानी पोस्टपोन 72 टैबलेट को असुरक्षित संबंध बनाने के 72 घंटे के भीतर लेना चाहिए। आप इसे जितनी जल्दी लेंगे ये उतना अधिक कारगर होगा। अधिक जानकारी के लिए लीफलेट देखें। ड्रग इंस्पेक्टर ने इस पर फार्मेसी मालिक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें इंस्पेक्टर ने पूछा कि लेवोन और जेस्ट्रल टैबलेट बनाने से लेकर बेचने वालों तक पर एक्शन क्यों न लिया जाए, पर फार्मेसी वाले से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट के तहत कोडम्बक्कम स्टोर, हिमाचल प्रदेश के एक्मे फॉर्मुलेशंस और पंजाब के ली फूड हेल्थ केयर लिमिटेड पर आरोप लगाए। तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोल डायरेक्टर की मंजूरी मिलने के बाद इंस्पेक्टर ने 2018 में सेरापेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस किया। आरोपी की ओर से कहा गया कि दवा को लाइसेंस मिला हुआ है और उसका प्रचार भी केंद्र सरकार से अप्रूव होने के बाद किया गया है। इस पर इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कि कंपनी को बस 0.15 मिलीग्राम की टैबलेट्स के लिए मंजूरी मिली थी, ना कि 1.5 मिलीग्राम की टैबलेट्स के लिए, जैसा कि स्टोर से जब्त कार्टन पर छपा था। डॉक्टरों के अनुसार इस टैबलेट के ओवरडोज से मिचलियाना, वजाइनल ब्लीडिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लिहाजा कोर्ट ने आरोपियों को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 के सेक्शन 7A के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना और 1 महीने जेल की सजा सुनाई। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी मानस ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।